welcome to Literature World. Today we will read chapter 4, part 2. The next day, both men got up in good season. अगले दिन दोनों ही बड़े अच्छे से खुशी माहौल में, गुड सीज़न का मतलब खुशी से भरा हुआ माहौल, दोनों उठे। दोनों कौन? पैडलर और जो फार्मर था, क्रॉफ्टर था, बूढ़ा आदमी, वो। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ। अब जो फार्मर था, जो किसान था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसे बहुत जल्दी थी अपनी गाय का दूध निकालने में, क्योंकि सुबह सुबह गाय है, भैंस है, पशुओं का दूध तो निकालना पड़ता है, तो उसे जल्दी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और शायद जो दूसरा आदमी था पैडलर, उसने शायद सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। उसे लगा कि उसे अभी बेड पे सोते हुए नहीं रहना चाहिए जब घर का मालिक ही उठ चुका है, उसका जो हेड है वही उठ चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने एक ही समय पर उस घर को छोड़ा। मीन्स जो किसान था, बूढ़ा आदमी था, वो तो अपनी गाय का दूध निकालने चला गया, और जो पैडलर है वो अपने जिस काम के लिए आया था, जो चूहेदानियाँ बेचता है, उस काम के लिए निकल गया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। अब बूढ़े किसान ने कमरे का ताला बंद किया और चाबी को अपनी जेब में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय। जो आदमी जिसके पास चूहेदानियाँ थी, उसने गुड बाय कहा एंड थैंक यू, और धन्यवाद किया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों ही अपने अपने रास्ते चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप पेडलर है, जो चूहेदानियाँ बेचने वाला है, जो घूम घूम के बेचता है, वो दोबारा से दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हावेवर, फिर भी, मतलब आ तो गया दरवाजे के सामने, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। खिड़की के पास तक गया। स्मैश्ड ए पेन, एक शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। और अपना हाथ जो है उसने क्या किया, उस पाउच तक पहुंचाया जिसमें 30 क्रोनर्स रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसने उस पाउच में जो 30 क्रोनर थे वो पैसे ले लिए और उस पैसों को अपनी जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। तब उसने वो लेदर का जो पाउच है वो वहीं लटका दिया अंदर खिड़की की तरफ बड़े सावधानी से, और फिर वहाँ से चला गया। देखिए, जो बूढ़े आदमी ने खिड़की के पास कील में एक टंगा हुआ पाउच या पर्स जो था, उसमें से 30 क्रोनर पैडलर को दिखाए थे, उन्हीं को चोरी करने के लिए वापस आ गया था। क्यों? क्योंकि बाहर से वो साफ दिखता था, हालांकि उसे तो अंदर से भी पता था यहाँ टंगा हुआ है, लेकिन शीशे में से वो साफ दिख रहा था। तो ये चोरी करने वालों के लिए संसार रूपी जो चूहेदानी है, ये हर आने जाने वालों को लालच देती है कि देखो यहाँ पाउच टका हुआ है, कोई भी आता जाता उसमें से चोरी कर सकता है। तो जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, ऐसे ही हम लोगों को संसार अपने जाल में फंसाने के लिए कोई ना कोई बेट, कोई ना कोई चारा, कोई ना कोई लालच हमारे सामने पेश करता है। एज ही वॉकड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही वो पैसे डाल के अपनी जेब में चल रहा था, वो बड़ा खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पे कि मैं बड़ा अच्छा काम करके आया हूँ, किसी को पता भी नहीं चला। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब सबसे पहले तो उसका साहस नहीं हो पाया कि पब्लिक हाईवे पे चले, क्योंकि अगर किसी बूढ़ा आदमी वापस आ गया और उसने शोर मचा दिया तो बहुत सारे लोग जाते हैं हाईवे से, तो कोई क्या पता शोर मचाने से कौन उसको पकड़ ले और उसकी चोरी पकड़ी जाए। इसलिए उसने क्या कहा, क्या सोचा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड, होती है जंगल। तो उसने जंगल की ओर, जो मतलब खाली रास्ता है, जंगलों में से कौन जाता है, सब हाईवे से जाते हैं, तो वहाँ से उसने पैदल चलना शुरू किया। मतलब जंगलों के रास्ते से चल पड़ा, बजाय इसके कि वो हाईवे से जाता। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले 1 घंटे में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स।
for it was a big and confusing forest which he had gotten into। क्योंकि देखिए फिर बाद में उसकी जो स्थिति है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई। जिस जंगल में वो घुसा था वो बहुत ही बड़ा क्या था, कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, कंफ्यूज करने वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन बट द पास्ट ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। वो अपने आप में ये सोच रहा था कि वो एक बिल्कुल निश्चित दिशा में जा रहा है, उसने प्रयत्न किया ऐसा, लेकिन रास्ते ऐसे आगे पीछे हो रहे थे कि वो कंफ्यूज हो रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, he walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। अब देखिए वो चलता रहा, फिर उस जंगल का कोई अंत ही नहीं आ रहा था। फिर उसने क्या महसूस किया कि शायद उस जंगल के एक ही भाग में चारों तरफ चल रहा है, घुमा फिरा के वहीं आ जाता है। फिर All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap। बस अब उसको केवल एक ही बात, अपना विचार याद आया कि ये संसार और ये चूहेदानी, मीन्स कि जो वो सोचता था ना संसार के बारे में, चूहेदानी के बारे में, वो सारे विचार उसको याद आ गए। Now his own turn had come। अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी उस चूहेदानी में फंसने के लिए। He had let himself be fooled by a bait and had been caught। वो एक चारे के द्वारा वो मूर्ख बना दिया गया और वो इस समय फंस चुका था। उसे लगा कि एक चारा मीन्स लालच क्या था वहाँ पर, वो 30 क्रोनर्स जो कि खिड़की के पास टंगे हुए थे। तो एक चारे के द्वारा उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया था और एक संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison। ऐसी जेल जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। देखिए पूरा जंगल, पेड़ के तने, शाखाएं, झाड़ियाँ और इधर उधर झुके हुए पेड़, वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक ऐसी जेल में घुस गया हो जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। It was late in December, darkness was already descending over the forest। क्योंकि ये जो समय था वो दिसंबर का था, लास्ट का, और पूरा अंधेरा छाया हुआ था, जंगल में छा गया था धीरे धीरे। क्योंकि देखो सुबह से निकला हुआ और अंधेरा आने का टाइम मीन्स शाम हो चुकी है। अब सर्दियों में तो वैसे ही जल्दी अंधेरा हो जाता है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डेस्पेयर। इससे क्या उसका खतरा भी बढ़ गया था और उसकी निराशा भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब देखिए लास्ट में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया और वो ज़मीन पर बैठ गया। इतना थक गया था जैसे कि बिल्कुल क्या है, उसको लग रहा था कि टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल मरने वाला है। लेड इज डाउन हेड ऑन द ग्राउंड। अब उसने क्या किया, अपना सर ज़मीन पर लगा लिया। ही हियर्ड ए साउंड, टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मरने वाला है। थिंकिंग दैट इज़ लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे ये महसूस हो रहा था जैसे कि उसका आखिरी क्षण आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड डाउन हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही अपना सर ज़मीन पर टेका, ही हियर्ड ए साउंड ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। उसे एक आवाज़ सुनी, जैसे कि थम्पिंग होता है, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे ठक ठक करते हैं, जैसे बेंच को बजा रहे हैं कोई भी चीज़, तो ऐसे कुछ चीज़ बजाने की आवाज़ सी उसे सुनाई थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वाज। इसमें कोई संदेह नहीं था कि किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन व्हील, ही थॉट। उसने सोचा कि ये कुछ हथौड़े के आवाज़ है जैसे कि आयरन मिल से आ रही हो। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यहाँ अवश्य ही लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड।
उसने अपनी सारी की सारी पावर शक्ति लेकर वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों से उस आवाज़ की तरफ चल पड़ा। द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्ज। जो राम्सजो जो जहाँ लोहे की जो वर्क होता है वो अभी कुछ समय से बंद पड़ी थी। कारखाना जो है फैक्ट्री एक तरह से जिसमें लोहे के गलाने का काम किया जाता था। वहाँ लोहे को जैसे पिघला के उससे जो भी काम किया जाता, और वहाँ एक भट्टी भी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted from the big charcoal crates। अब देखिए, गर्मियों में सामान से भरी होती थी छोटी और बड़ी बड़ी नावें लाइन से लगी होती थी जो नहर में तैर कर आती थी, और एक बड़ी सी झील तक, इंटरनेशनल जो झीलें होती है वहाँ तक वो जाती थी। और सर्दियों के टाइम में उस फैक्ट्री के जो नज़दीक की सड़कें हैं वो सारी कोयले की धूल से काली हो चुकी थी, और जो कोयले के बड़े बड़े टोकरे थे उनमें से छन छन कर वो गिरती रहती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। अब यहाँ पर देखिए, क्रिसमस से जस्ट बिफोर, एक दिन पहले, मतलब उस अंधेरी रात को जो लुहार है मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, उसका सहायक, उस लोहे को गलाने की जो भट्टी थी उसके पास बैठकर पिग आयरन होता है लोहे का एक प्रकार होता है, क्योंकि लोहे के कई प्रकार होते हैं, हैवी भी होता है, हल्का भी होता है, उससे भी हल्का होता है, मीडियम होता है। तो वो उसका इंतज़ार कर रहे थे जिसे आग में डाल रखा था कि वो कब तैयार हो जाएगा। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration होता है पसीना, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक एक करके उस लोहे को ऐसे घुमाने, लंबी सी लोहे की छड़ी से हिलाने के लिए उठता, मतलब जैसे हम कोई काम घर में कोई चीज़ बना रहे, खीर बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है। तो ऐसे ही उस लोहे को जो पिघलाने के लिए भट्टी के ऊपर रखा तो उसको बार बार आके वो घुमा रहे थे, और थोड़ी देर बाद ही जब वो वापस आते तो पूरा जो है ना शरीर पसीने से टपकता हुआ वापस आता, क्योंकि लोहे के पास, वो भट्टी के पास तो बड़ा आग लगी रहती है, वहाँ जाते ही पसीना आ जाता है। और जैसा कि उनका एक रिवाज था कि इस समय जब लोहे के पास वो काम करते हैं, भट्टी के पास वो काम करते हैं, तो लंबी सी कमीज और लकड़ी के जूतों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्स। पूरे समय भट्टी में से कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। एक तो आग जलाने वाला जो लड़का था, जैसे कि वो आग जब जला रहा है तो उसके अंदर जो कोयला वो डालता है, क्योंकि जलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो जलते हुए कोयले की आवाज़ और कुछ ये जो चिमनियाँ विमनियाँ कुछ जो वो भाप वगैरह निकल रही है उसकी आवाज़ें, तो बहुत सारी आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। अब जो लड़का था आग लगाने वाला, जो आग जलाता है, वो देखता रहता, जब कोयला फटफट करता तो उसकी उसकी तरफ वो झांकता रहता था कि भाई किस तरह की आवाज़ आ रही है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। अब बाहर जो है ना कुछ पानी वानी की सी आवाज़ें आ रही है, जैसे कि बारिश आ रही है, और एक जो है उत्तर की तरफ से हवा जो है चल रही है, और छत के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश सी आ रही है, हवाएं तेज़ तेज़ चल रही है, मानो कि बारिश शुरू हो चुकी है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate
and entered the forge until he stood closer to the furnace। और शायद यही ऐसा ही था कि इन आवाज़ों के कारण जो आवाज़ें आ रही थी, लुहार और उसके हेल्पर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था कि कोई आदमी ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया है उस फर्नेस में, भट्टी में। और भट्टी के पास जब तक वो बिल्कुल भट्टी के पास खड़ा नहीं हो गया तब तक उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखो कितनी दूर दरवाज़ा होता है, कहाँ से घूम घूम के उस बिल्कुल पर्टिकुलर जहाँ काम कर रहे वहीं पर आ गया। इसका मतलब उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। देखिए वास्तव में जो गरीब सा आवारा व्यक्ति था उसके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी कि रात में वो किसी भी इस तरह की मील में घुस जाए और जो शीशे से वो बाहर आ रहा था उसकी तरफ। जो देखो जो आदमी जंगल में है उसको ये लग रहा था कुछ नहीं है, अब यहाँ पर मेरा लास्ट टाइम आ चुका है, तो जंगल में सो गया। और उसे जब आवाज़ आई कि यहाँ कुछ ठक ठक करने की आवाज़, कोई ना कोई तो मिलेगा, तो उसको वहाँ पर जाना अच्छा लगा जिसके शीशों में से, जैसे हमने बताया ना चारकोल निकलते हैं तो धुआं वगैरह तो जमी हुई थी, तो वो उधर एक तरह से इम्प्रेस हो गया कि चलो कोई ना कोई तो है यहाँ, काम चल रहा है, बजाय इसके कि वो जंगल में रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आग जो जल रही थी उसके पास अपने आप को गर्म करने के लिए भी आ गया। लेकिन द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, लेकिन जो लोहार था उसने बस एक बार ऐसे ही हल्का सा उसको देखा एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और थोड़ा सा ऐसा ही देखा और ऐसे ऐसे देख रहा था जैसे कि किसी को बिना बुलाए मेहमान आ जाता है ना, उसको देख के कुछ नहीं बोला, मीन्स कहने का। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of red threads dangling on his chest। वह वैसा ही दिख रहा था जैसे कि उसे जनरली और लोग दिखाई देते हैं, लंबी सी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, चेस्ट पर उसने चूहेदानियों के एक गुच्छा से टांग रखा था, तो ऐसा कुछ वो लग रहा था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word। अब देखिए उसने रुकने के लिए परमिशन ली, मांगी, लेकिन बिना ही कुछ कहे। जो लुहार था, ब्लैक स्मिथ था, मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस ऐसे सर हिला दिया जैसे घमंड में उसने परमिशन तो दे दी लेकिन बोला कुछ नहीं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अब देखिए उसने, जो ट्रैम्प था, जो आवारा व्यक्ति था, उसने वो भी कुछ नहीं बोला। यहाँ वो बात करने के लिए थोड़ी आया था, वो तो अपने आप को थोड़ा सर्दी में थोड़ा गर्म हो जाए भट्टी के पास और वहाँ पर सोने के लिए आया था। ओके, थैंक यू।